सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज स्पेशल केसेस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। हाइपरबोलिक केस लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है और बहुत सिंपल इक्वेशन मार्क की है। इफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म यू एक्स वाई मीन्स आपके पास मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, ऑन द राइट साइड x by u ux uy means independent variable dependent variable as well as फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब आपकी इक्वेशन के अंदर केवल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपकी इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मिक्स्ड टाइप, जब आपके पास सिर्फ इतने टर्म्स हों तो ये जो इक्वेशन आपकी है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन कैनोनिकल फॉर्म और यहाँ पर आपको फर्दर कोई भी कन्वर्जन की नीड नहीं होती है। सो आप फर्दर इसको कन्वर्ट भी नहीं करेंगे और वहां पर सीधे सीधे आप एक वर्ड मेंशन कर देंगे, द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म सो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। और मैंने नीचे यहाँ पर एक रीजन भी मेंशन किया है कि जो आपकी अबव इक्वेशन यहाँ पर मेंशन थी इसमें देखिए यू एक्स एक्स मीन्स जो ए कॉफिशिएंट होता है एंड यू वाई वाई जिस उसका कॉफिशिएंट जो सी होता है वो ऑलरेडी जीरो है। जब हम कैनोनिकल फॉर्म कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने वहां पर भी जो फॉर्म हमारी ट्रांसफॉर्म आई थी ए स्टार यू जाई जाई प्लस बी स्टार यू जाई ईटा प्लस सी स्टार यू ईटा ईटा, उसके अंदर हमने जाई और ईटा को इसी तरह से चूज किया था कि जो हमारे पास चॉइस है जाई ईटा की उसके थ्रू ए स्टार एंड सी स्टार जीरो हो जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये वैल्यूज जीरो गिवन है, आपके पास है ही नहीं, तो आपको जो इक्वेशन दी गई वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी कैनोनिकल फॉर्म में ही गिवन है। तो एक तो ये केस हो गया। अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको कहीं मिलती है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे बट डायरेक्ट वहां पर आप मेंशन कर देंगे कि द गिवन फॉर्म इज द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। सो आप उसको स्किप कर देंगे वहां पर। अब हमारे पास आता है सेकेंड केस इज पैराबोलिक केस। पैराबोलिक में जो हमने कंडीशन सॉल्व की थी उसी की हेल्प से हम यहाँ पर इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने कुछ एक यहाँ पर एक दो सेंटेंस में इसको कॉपी भी कर दिया है, जो नोट आपने यहाँ पे मार्क किया है। इफ बी इज जीरो, अब आपकी इक्वेशन देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए यू एक्स एक्स प्लस वी यू एक्स बाई प्लस, मैं इक्वेशन मेंशन कर देता हूँ। आपके पास जो इक्वेशन है वो है बेसिकली ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई। मैं बाकी टर्म्स को राइट पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। उनको जीरो कर दिया, हटाओ उनके में क्योंकि नीड नहीं आती। हमारा जो कंसिडरेशन होता है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी केवल इन फर्स्ट थ्री टर्म्स पर होता है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए बी जीरो है, सबसे पहले बी आपको जीरो दे दिया, ठीक है। बी आपका जीरो हो गया, आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको पैराबोलिक बोलेंगे। बी ऑलरेडी जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, आइदर सी जीरो और ए जीरो। इज इट क्लियर? किसी एक को ऑटोमेटिकली जीरो होना पड़ेगा तभी ये रिजल्ट जीरो हो सकता है। अभी मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट्स यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा हूँ, किस पॉइंट पर होगा क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास ये टर्म जीरो है तो बाकी किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी आपके पास ये टोटल रिजल्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो मिलेगा। अब आपके पास बी जीरो हो गया, मान लो ए जीरो है, मान लो ए जीरो है ऑलरेडी, ठीक है, ए आपके पास जीरो हो गया, तो आपके पास फिर ये टर्म बच जाता है यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। ऑलरेडी आपने कैनोनिकल फॉर्म देखी हुई है। सी जीरो हो गया सपोज कर लीजिए, तो बच जाता है ए आपके पास, तो ये ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि कई बार आपके पास ये वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे। अब वेरिएबल कोएफिशिएंट में भाई आपको कुछ पॉइंट्स पर इनकी वैल्यू को देखना पड़ेगा कि भाई ये आपका पैराबोलिसिटी का रीजन क्या है, उस पैराबोलिसिटी रीजन के अंदर क्या आपका ए या सी, ए और सी जीरो हो रहा है। अगर कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ गई कि पैराबोलिसिटी रीजन के अंदर आपके कोएफिशिएंट्स जीरो हो गए, तब भी आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म आपका मिल जाएगा। तो यहां पर यही मार्क किया है, द गिवन इक्वेशन इज देन ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने केस ले लिया कि ए जीरो है सी जीरो है देन बी भी अगर जीरो हो जाता है तो फिर आपके पास कैनोनिकल होगा अगेन, तो उसका
केस हम यहाँ पर अब नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी तरीके से आपका बी अगर जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर आपको किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी आपका पैराबोलिसिटी बनेगा। और जैसे ही आपके पास कोई भी एक जीरो हुआ इधर सी और ए, तो ऑटोमेटिकली आपका सिंगल टर्म बच जाता है और वो आपका डायरेक्टली कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, हीट इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं सिर्फ यहाँ पे वेल नोन एग्जाम्पल्स जो है उन्हीं को पुट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी जीरो है, यहाँ पर आपका ए जीरो। मैंने यहाँ पर यू का डिपेंडेंट वेरिएबल भी मार्क कर दिया कि मैं फर्स्ट वेरिएबल किसको कॉल करना चाह रहा हूँ और सेकंड किसको कॉल कर रहा हूँ। तो यू टी कॉमा एक्स इसीलिए यहाँ पर मैंने मार्क किया है, जिससे आपको पता रहे कि हम फर्स्ट वेरिएबल टी ले रहे हैं, सेकंड वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, तो हमें जो कॉफिशिएंट है उसी के रेस्पेक्टिव चाहिए होंगे। ए को जीरो आपके पास इक्वेशन के अंदर नहीं है, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर, सो वो जीरो हो गया। डेल टू यू ओवर डेल एक्स इंटू डेल यू, सॉरी, डेल टू यू ओवर डेल टी इंटू डेल एक्स इज एब्सेंट, सो बी इज जीरो, बट डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट। ठीक है, सो आपके पास सी की वैल्यू अल्फा हो गई ऑलरेडी, ये मैं यहाँ पर मार्क करना भूल गया, सॉरी। अल्फा ऑलरेडी आपको नॉन जीरो दिया है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, हीट कंडक्शन कांस्टेंट है ये बेसिकली। सो ये नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली आपके पास जो इक्वेशन बची वो सी का आपका कॉफिशिएंट नॉन जीरो है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड टर्म बचता है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो कैनोनिकल फॉर्म देखी है उसके अकॉर्डिंग ये कैनोनिकल फॉर्म में हो जाएगी। सो आप इसको भी फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। इसी तरीके से इलेप्टिक का केस हमने ले लिया। इलेप्टिक में आप क्या लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पर भी देख लीजिए आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। अब सपोज आपके पास v जीरो है, सपोज b जीरो है, ठीक है। अब अगर b जीरो हो गया तो आपके पास क्या बचता है, फोर ए सी टर्म, ठीक है, माइनस फोर ए सी हो गया। अब यहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास अब ये गारंटी आपको मिल गई कि ऑटोमेटिकली आप यहां पर ये क्लेम करेंगे कि ए एंड सी बोथ आर नॉन जीरो, कोई भी अब जीरो हो ही नहीं सकता। अगर एक भी जीरो हो गया तो आपके पास ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपका पैराबोलिसिटी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि आप हाइपर इलेप्टिक नेचर की बात कर रहे हैं तो इलेप्टिसिटी आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर अब इसके लिए ए और सी को नॉन जीरो होना कंपलसरी हो जाता है। सो जस्ट मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर ले ली है, ये लाप्लास इक्वेशन। तो दिस इज ऑल्सो अगेन गिवन इन कैनोनिकल फॉर्म। तो इस तरह से कुछ केसेस आपको मिलेंगे जिनके अंदर आपको इक्वेशन जो गिवन है वो ऑटोमेटिकली कैनोनिकल फॉर्म आपको गिवन है, उनके अंदर फर्दर कन्वर्जन आपको नहीं करना होगा, कोई नीड नहीं है फर्दर कन्वर्जन की। एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, वो नोट बेसिकली सिर्फ यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स हैं आपके, कॉफिशिएंट्स में भी वेरिएबल, कॉफिशिएंट्स में भी कांस्टेंट, तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है कि द कंडीशंस होल्ड फॉर बोथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज वेल एज वेरिएबल। वेरिएबल पे मैंने एक और अगले कंडीशन यहाँ पर मेंशन की है, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स इन वेरिएबल कोएफिशिएंट द अबव कंडीशन फुलफिल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। जो उनका नेचर है, मींस हाइपरबोलिसिटी है, इलिप्टिसिटी और पैराबोलिसिटी, उस पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर ही ये वैलिड होगा। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पहले से नोट डाउन करके रखा है, सिर्फ इसलिए जिससे हमारा टाइम भी बचे और नोट करने में काफी दिक्कत होती है। अब मैं एक्सरसाइज में कुछ कोशिश करूंगा कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठाऊं जो कम से कम इन तीनों में से किसी एक नेचर को जस्टिफाई कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी है 6 पार्ट। क्वेश्चन आपको गिवन है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज जीरो, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो पूरा इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो ये प्रॉब्लम आपको रेज नहीं करेगा। हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वो वेरिएबल कोएफिशिएंट था, और बेसिकली हम वहां पर वेरिएबल की जैसे ही वैल्यू पुट करते तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम कैनोनिकल फॉर्म में गिवन थी, तो हम उसको फर्दर कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं आपको जस्टिफाई भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे ये जस्टिफाई होगा, यहाँ से उसको भी कोशिश कर रहा हूँ मैं।
ठीक, हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगेन हमारी इक्वेशन सेम एज इट इज रिटेन होगी, ठीक, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिर्फ इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिटेन्ड कैसे होता है। सो यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, ए कितना हो गया 0, सॉरी नॉट 0, ए इज 1, बी इज 0, सी इज 1। आप ये जो अभी मैंने ऊपर कुछ केसेस लिखे हैं उनके रिजल्ट से डायरेक्ट भी क्लेम कर सकते हो, बट मैं इसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम, अब मैं स्टेप्स पूरे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करा रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने सॉल्व किया, 0 माइनस 4 इंटू 1 विच इज माइनस 4 लेस देन 0। द नेचर इज elliptic over the domain D, whole domain D. So this one is elliptic. जो भी आपका रीजन गिवन होगा उस ओवर डोमेन D, जो भी D है होल ऑफ R2, तो उस पे पूरे पे सेम नेचर दे रहा है। अब आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिए, आप निकालिए dy ओवर dx, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b आपके पास 0 है, माइनस 4ac, इस ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास माइनस 4 है अपॉन 2, a इज 1। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आई थिंक प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 विच इज प्लस माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Your dy over dx is plus iota and dy over dx is माइनस आयोटा। सॉल्व कर लीजिए भाई, ये कितना हो जाएगा, y माइनस आयोटा एक्स इक्वल टू c1, ये आ जाएगा y प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू c2। चूज y इक्वल टू y माइनस आयोटा एक्स एंड ईटा इक्वल टू y प्लस आयोटा एक्स। सो अल्फा इक्वल टू, या ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए क्योंकि हम इलिप्टिक केस कर रहे हैं। लेट जाई एज अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड ईटा एज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक काम करिए, हम यहाँ पर ना सिमिलरिटी रखने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको ईटा कह दे रहे हैं, इसको जाई कह दे रहे हैं, फिर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा कुछ। सो ये आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से कह सकते हो। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करके इसको लिख देता हूँ, अल्फा इज सिंपली वाई एंड योर बीटा इज सिंपली एक्स। ओके, सो अल्फा एक्स आपको मिल जाएगा, अल्फा वाई आपको मिल जाएगा, बीटा एक्स आपको मिल जाएगा एंड बीटा वाई। ठीक ना, अब आपको क्या निकालना है, यू एक्स, यू एक्स इज यू जाई इंटू जाई एक्स प्लस यू ईटा इंटू ईटा एक्स। What is the value of xi x? Sorry, it's not xi x. U alpha into alpha x plus u beta into beta x. अब जाई ईटा लिखते लिखते इतना हैबिचुअल हो गया कि सीधे सीधे जाई और ईटा ही माइंड में आता है। u अल्फा इंटू अल्फा एक्स इज 0 प्लस u बीटा इंटू बीटा एक्स इज 1। सो दिस क्वांटिटी इज u बीटा। सो यहाँ से आप डायरेक्टली भी देख पा रहे होंगे कि u एक्स एक्स आपका कितना हो गया, u बीटा बीटा, आप जस्टिफाई कर सकते हो। एंड u वाई, y इज सिंपली u अल्फा अल्फा। सिर्फ आपके वेरिएबल जो फर्स्ट था वो सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट बन गया। सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। आप जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास u एक्स एक्स कितना हो गया, u बीटा बीटा प्लस u अल्फा अल्फा इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लो भाई, हमने अल्फा अल्फा को पहले लिख लिया, बीटा बीटा बाद में लिख दिया। तो ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी और जो आपने इक्वेशन अभी ड्राइव की है वो आर द सेम। रीजन, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैनोनिकल फॉर्म में गिवन है, आपने सिर्फ वेरिएबल को न्यू रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आपको मिले, आपको अगले प्रोसीड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्लेम कर सकते हो। ठीक, मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, तो आप इसको
उन्होंने हमें डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई टर्म दिया था और समथिंग कुछ और भी टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, बट सेकेंड डिग्री टर्म सिर्फ यही था। सेकेंड डिग्री टर्म यहाँ पर सिर्फ यही था। इसके साथ कुछ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एडिशनल में लगे हुए थे, कांस्टेंट थे बट कोएफिशिएंट कांस्टेंट में था, वेरिएबल नहीं था, इसलिए हमें कोई वहां पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लगा लीजिए, आप ए लगा लीजिए, ए को आप मान लीजिए कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका ये काम चल जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी लेते हैं, आप नॉर्मल कोई भी रियल नंबर कॉल करते हैं आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव, तब भी ये आपका इस पे वैलिड होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी जनरलाइज्ड फॉर्म में लेते हैं तब भी ये वैलिड होगा। हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 2x डेल यू ओवर डेल वाई। कुछ इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, ये हो गया। ए आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है, ये आप मार्क कर दीजिए केवल, ए एच कांस्टेंट। पॉजिटिव आप ले लेते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं लेते हैं तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये वेरिएबल हो, तो वेरिएबल पर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर अभी नोट में भी मार्क किया है, उसको भी आप नोटिस करिए। ये जो मैंने सेकंड नोट लिखा है, इन वेरिएबल कोएफिशिएंट द अबव कंडीशन फुलफिल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, इसका सिंपल यहाँ पर मैं कहना यही चाह रहा हूं कि यू चेक ए बी सी इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ठीक, अगर वो वहां पर आपसे पता चला कि भाई ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, उस पर जो आपका डोमेन है, डोमेन ऑफ हाइपरबोलिसिटी और डोमेन ऑफ पैराबोलिसिटी, ठीक है, जो भी आप सेगमेंट चूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप उसके हिसाब से उसे डिसाइड करें कि भाई आपके पास ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो मैंने यहाँ पर लिखा, हो सकता है कि आपको यहाँ पर सेकेंड डिग्री टर्म एक्स एक्स मिल जाए, लेकिन उसके साथ एक ऐसा कॉफिशिएंट लगा हुआ है जो आपको आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो वैल्यू इवेल्युएट हो रही है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रही है, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली वो टर्म यहाँ से क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। मीन्स आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो इस तरह की भी अगर आपकी सिचुएशन आती है तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो भी आपका यहाँ से स्किप हो रहा होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें अभी आप टेंशन मत लीजिए, और भी क्लियर होगा आपके लिए। तो मैं इस क्वेश्चन की पहले बात कर लूं जनरलाइज्ड फॉर्म में। ओके, सो ये ऑलरेडी वैसे तो गिवन है कैनोनिकल फॉर्म में, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप बदल भी कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे, और वो क्यों नहीं कर पाएंगे वो मैं रीजन यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कंप्यूट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ पर ए बी सी को कंप्यूट कर लीजिए। ए आपका कितना गिवन है, जीरो। आपको बी कितना गिवन है, ए। आपको सी कितना गिवन है, जीरो। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ए स्क्वायर माइनस 4a जीरो that is a square which is positive means hyperbolic। जो भी रीजन होगा आपका डोमेन ओवर डोमेन डी, तो R2 लीजिए या कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उस होल डोमेन के लिए आपका नेचर सेम है, हाइपरबोलिक है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है dy ओवर dx की। हम dy ओवर dx यहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं। क्या कैसे मिलता है भाई, देखिए, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b कितना है आपके पास, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको a प्लस माइनस ए लिख देता हूँ, अपॉन जीरो ही लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब dy ओवर dx कर रहे हैं हम, क्योंकि डिफरेंशियल के लिए कर रहे हैं, इन्फिनिटी नहीं दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करिए, तो आपके पास बेसिकली कितना मिल जाएगा,
ए प्लस माइनस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो कितना आया dx इक्वल टू 0। Yes, sir. तो dx कितना हो गया 0। यानी यहां से आपको x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, बट इन हाइपरबोलिक केस यू हैव टू कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, टू डिस्टिंक्ट रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। सो जैसे जस्ट मैंने इसलिए ये यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि प्रीवियस एग्जांपल में तो आपने बड़े इजीली आपके पास टू कर्व मिल रहे थे, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास कैनोनिकल फॉर्म गिवन थी, बट स्टिल आप इसमें फिर भी प्रोसीड कर पा रहे थे। लेकिन हर एक बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये काम आप कर पाए। कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, एक कर्व मिल रहा है। हाइपरबोलिक में तो हमने चूज करना भी नहीं सीखा है, हाइपरबोलिक केस में तो हमने चूज करना भी नहीं सीखा, पैराबोलिक के लिए केवल चूज करते आए हैं, तो इसको तो आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ यही, यहाँ पर इसको लिखने का मेरा एक मोटिव सिर्फ इतना था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी आएंगी कि जिनको आप फर्दर कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करते हैं तो आप जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसके बीच में ही फंस जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको कभी भी गिवन हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म सो वी कैन नॉट फर्दर प्रोसीड इट। मेंशन करके इतना लिख दीजिए, आपको जरूरत नहीं, और नहीं भी लिखते मत लिखिए, आप सीधे लिखिए द गिवन प्रॉब्लम इज इन कैनोनिकल फॉर्म, बस।